गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का संस्कृत साहित्य के चैप्टर्स चल रहे हैं जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में मेंशन है। उसमें से 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हम लोग लेटेस्ट चैप्टर कर रहे हैं वो वेदांग का पाठ कर रहे हैं। वेदांग के में से बहुत सारे चैप्टर्स जो है, बहुत सारा पोर्शन कवर हो चुका है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? शिक्षा वेदांग। इससे पहले जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले के वीडियोस देख सकते हैं और अपने जो आपके जो चैप्टर छूटे हुए हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड 25 सेट्स भी दिए हुए हैं जिसमें आपके एमसीक्यू फॉर्मेट, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका विथ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और ऐसे 1000 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो जो लोग पहले ये चैनल नहीं देखे हैं या जो ये वीडियो सब नहीं देखे हैं वो आप वहां पे जाके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख सकते हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है जैसे कि भाषा का उद्भव और विकास, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य, ये सारा चीज डिटेल में सिलेबस कवर हो चुका है। तो आज हम लोग को वेदांग पार्ट जो है, वेद संहिता, उस पार्ट में शिक्षा वेदांग कवर करना है। ठीक है, तो आप वो सब देखिए और जो 1000 क्वेश्चन आपको दिया गया आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइदर आपको ग्रामर पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो, लिटरेचर में प्रॉब्लम हो, या आपका सिलेबस में जो भी है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? शिक्षा वेदांग पढ़ना है। इस वेदांग में 3 प्रकार की रचनाएं परिगणित होती हैं। इसमें कितनी प्रकार की रचनाएं मिलती है? 3 प्रकार की मिलती है। तो आपको ये 3 प्रकार याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है ये? प्रतिसांख्य ग्रंथ, नाम याद रखिएगा, नाम है इसका प्रतिसांख्य ग्रंथ। दूसरा है शिक्षा ग्रंथ और तीसरा है शिक्षा सूत्र। तो कितने हो गए इसमें? प्रतिसांख्य ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ और शिक्षा सूत्र। ये हम लोग वेदांग के शिक्षा वेदांग में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग वो जो आश्रम थे और जो सूत्र सब थे, गृह सूत्र या जितने भी 16 संस्कार होते हैं, उस सब के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जा चुका है। ठीक है, वेदांग में शिक्षा वेदांग का स्थान महत्वपूर्ण है। वेदांग जो हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे उसमें निरुक्त है, कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षा वेदांग है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि किसका क्या मतलब सिंबल क्या है, इसके लेखक कौन है। जैसे शिक्षा को हम लोग कहाँ से सिंबल करते हैं या व्याकरण को कहाँ से करते हैं। जो पुरुष सूक्त है उसमें पूरा डिस्कशन मैं पहले करा चुकी हूँ। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे वो प्रीवियस वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, तो जिनका पहला छूट गया है, या आप लोग फेस्टिवल में बिजी होंगे तो रिवीजन कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे, तो आप देखकर उसको फिर से रिवीजन कीजिए। और ये सब वीडियोस को आप जितने बार बार देखेंगे तभी आपको याद रहेगा। अगर आप 1 वीक के लिए भी छोड़ देते हैं तो पूरा, जैसे कि आप उसके टच में तो नहीं रहते हैं ना। बाकी अदर सब्जेक्ट जैसे जीएस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सब में हमेशा टच में रहते हैं। लेकिन लैंग्वेज पेपर ऑब्वियसली वो भी जिसका संस्कृत हो, तो उसको, क्योंकि आप यूज टू तो है नहीं, डेली इस लैंग्वेज में तो बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या है, उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप वीडियो भले देख चुके हैं तो उस चीज को बार बार देखिए। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपका रिवीजन अच्छा होगा। ठीक है, आपका सिलेबस कवर हो चुका है, आपको सब आता है, तो आप एमसीक्यू देख कर रिविजन कर सकते हैं कि इसमें इतने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन में आप कितने करेक्ट कर पा रहे हैं, 40 आउट ऑफ 40 कर पा रहे हैं या 30 कर पा रहे हैं। अगर आप पहले दिन में 20 भी करेक्ट कर पा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ये अच्छा है कि आप 20 कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 20 स्कोर कर रहे हैं तो 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60 मार्क्स का आप कवर कर पा रहे हैं। और आपके क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आप जितना टेस्ट को या टेस्ट सीरीज आप कहीं और से भी लिए होंगे तो उसमें भी आप क्या कीजिए, टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए कि आप कितना करेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप कितना नेगेटिव, आपका कितना नेगेटिव हो रहा है। तो वो दोनों कैलकुलेट करके आप अपना मार्क्स इस तरीके से असेसमेंट कीजिए कि आपको ऑल टोटल 100 क्वेश्चंस में से आप कितना कर पा रहे हैं, या आपका कौन सा पोर्शन वीक है, किस पोर्शन में आपको फोकस करना है। मे बी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ग्रामर उसका बहुत स्ट्रांग है, कि आपको संधि, समास, कारक या उच्चारण स्थान हुआ,
या फिर आपका जो स्त्री प्रत्यय है, उपसर्ग प्रत्यय, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका अच्छा है, आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन मे बी आपका जो स्टार्टिंग का जो 3-4 चैप्टर है, बहुत लोगों को भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है कि भाषा साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ेंगे, या फिर वेद संहिता कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये सब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ है, जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए होंगे सभी के साथ ऐसा प्रॉब्लम अभी तक तो फेस कर ही रहे होंगे कि कहाँ से पढ़ना है। तो कहाँ से पढ़ना है ये ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। आप हिस्ट्री जो है, मॉडर्न, मेडिएवल, एंसेंट हिस्ट्री, ये सब पढ़े होंगे, तो आप एंसेंट हिस्ट्री देखिएगा, उसका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है या वैदिक साहित्य है, ऋग वैदिक पीरियड है, वो सारा आप निकाल के आप पढ़िएगा। तो ये जो आपका फर्स्ट 3 चैप्टर है में से जो थर्ड चैप्टर अभी जो आप पढ़ रहे हैं, वेदांग वाला चैप्टर, वो आपका पूरा उसमें दिया हुआ है। साथ साथ इससे पहले भी 2 चैप्टर मैं करवाई, वो भी आपको एंसेंट इंडिया में सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा, या भाषा का जो उद्भव और विकास आया। तो अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ें तो आपको उस चैप्टर में उतना डिटेल में, मतलब परेशान होना नहीं पड़ेगा कि आप पैनिक हो रहे कि कैसे कवर होगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसे वैसे, इतना टेंशन तो लेना ही नहीं है। क्योंकि संस्कृत अगर इस बार लैंग्वेज में ऐड किया है, दैट मीन्स पहले नहीं था। एसएससी सीजीएल का जो पेपर था पहले नहीं दिया गया था, ज़्यादातर क्या था, रीजनल लैंग्वेज थे, या हिंदी या इंग्लिश था, संस्कृत था नहीं। तो आपके लिए क्वेश्चन भी उसी टाइप से बनेगा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ से टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाएगा कि आप लोग उसको एटलीस्ट, अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें आप 70 to 80 तो कर पाए, इसी टाइप का पूछा जाएगा। और रहा बात 20, जैसे कि 20 to 10-15 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो सब नहीं कर सकते हैं, वो वही कर सकते हैं जो बहुत अच्छे से रिवीजन किए हों, डिटेल स्टडी किए हों, या उस पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं। लेवल किसी भी पेपर का इसी तरीके से सेट किया जाता है कि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन सब कर लेते हैं, फिर सेकंड फेज आता है कि 60 to 70 वो कर पाते हैं जो बहुत अच्छे से किए, 80 to 90 वो होते हैं जो कि जिनको पढ़ने का जरूरत ही नहीं था, जो पहले से वेल प्रिपेयर्ड थे और जाके सीधे एग्जाम दे दिए। तो वैसे कैंडिडेट भी आपको मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ फॉर्म फिलअप किए हैं और घर के प्रेशर में एग्जाम देने आ गए। तो इस चीज का आप टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जितना भी टेंशन वाला मटेरियल है, या जितने भी पर्सन्स रिलेटेड हैं वैसे जो आपको हमेशा टेंशन दे रहे हैं, तो उनको साइड में रखिए। ये समझ के पढ़िए कि सामने वाला जो है वो पागल है, उसको बोलने की आदत है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जो भी है आपका। जैसे पेपर 3 है तो पेपर 3 में भी आपको जीएस वाला पूरा पोर्शन कवर करना है, साइंस है, कंप्यूटर है, उसके साथ साथ उसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग है, तो वो सारे पे आप फोकस कीजिए। स्पेशली जो झारखंड के 40 क्वेश्चंस आएंगे उस पे फोकस कीजिए। बाकी लोगों का काम है कहना और आपके सब्जेक्ट मैटर को टफ बनाना, इसलिए ये सब पे ध्यान मत दीजिए। आपका जो सिलेबस है आप उसको अच्छी तरीके से फोकस कीजिए। आपकी तरफ से कोई ये नहीं होना चाहिए, डिमेरिट्स या डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि आपने नहीं पढ़ा। आप अपना मैटर कवर कीजिए, फुल्ली फोकस्ड कीजिए। जितने भी एमसीक्यू है आपको कहीं से भी मिल रहा है, कोई भी आपका सोर्स है, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से भी मिल रहा है तो आप वहां से भी कीजिए। और आपको अगर बाहर से कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो आप फ्री हैं, आप मुझसे क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं डिटेल में। अगर आपको कुछ कोई टॉपिक समझना तो आप वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि मुझे ये पोर्शन समझना है या ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके आप वीडियोस को कंटिन्यू बार बार देखिए। मान लीजिए कि 20 वीडियोस आ चुके हैं सिर्फ इस पे डिटेल पे, तो आप उस 20 को कितने बार देखे हैं। दैट मीन्स एक बार देखना तो फॉर्मेलिटी हुआ। कुछ कुछ जो लास्ट क्लास में मैंने करा है उसके नाम ऐसे हैं कि आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा। तो उस चीज को जितनी बार हो सके आप देखिए। जितनी बार देखिएगा तो कब तक देखना है आपको, दिसंबर तक ही देखना है, उससे ज्यादा तो देखना नहीं है। एक बार आपका एग्जाम हो गया बस, वन स्टेप एग्जाम है। ऐसा तो नहीं कि पहले आप पीटी दे रहे, फिर मेंस दे रहे, फिर अगेन इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग वीक ऑफ दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आप जितना कवर कर सकते हैं, जितना रिविजन कर सकते हैं कीजिए। और कोई ऑप्शंस है नहीं, आपको वो चीज पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर आपको पता ही आगे चल के आपको ही सुनना है, हर कोई बात सुनाकर जाएगा कि एग्जाम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, किसी लायक नहीं, ये सब सुनने की तो आदत हो ही चुकी होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग शिक्षा वेदांग में पढ़ेंगे कि इसमें 3 प्रकार की रचनाएं होती है, प्रतिसांख्य ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ और शिक्षा सूत्र, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वेदांग में शिक्षा वेदांग का स्थान महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद क्या है, भाष्य भूमिका में
कहा गया है कि जिस वेदांग में स्वर और वर्ण आदि का उच्चारण की रीति का उपदेश दिया जाता है वही शिक्षा वेदांग है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि जो भी पाठ में वेदांग का जो भी पाठ है जिसमें स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण ह्रस्व दीर्घ प्लुत मतलब ऑल टोटल जितना भी ग्रामर पोर्शन आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जहां आपको किसको कैसे उच्चारित करना है, जैसे उच्चारण स्थान है कि च का उच्चारण स्थान क्या है, ड का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है, ये सब का नॉलेज जहां भी दिया जा रहा है उसको क्या कहा गया है, शिक्षा वेदांग कहा गया है। तो आपने जैसे भी आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो लघु सिद्धांत कौमुदी अगर आप फॉलो कर रहे होंगे या संस्कृत सहचर पढ़ रहे होंगे तो आप स्टार्टिंग के चैप्टर में देखिएगा आपका पहला चैप्टर होता है माहेश्वर सूत्र। उसके बाद आपको स्वर मतलब स्वर व्यंजन ही होता है, पहले तो आप स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, स्वर के भेद पढ़ेंगे, व्यंजन के भेद कितने हैं वो पढ़ेंगे, इसका उच्चारण स्थान क्या है। फिर इतना डिटेल पढ़ने के बाद कौन सा स्पर्श है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म है, ये सारे डिटेल आप पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप एक ग्रामर बुक लेते हैं। अभी भी जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि कहाँ से पढ़ेंगे, कोई ऐसा बुक हो जाए जिसमें सारा कंपाइल मटेरियल हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी बुक अगर प्रैक्टिस सेट भी खरीदे होंगे तो उसमें कुछ पेज ग्रामर किसी तरीके से आपको दे दिया गया होगा। तो इधर उधर से पेज फाड़ फूड़ के जो चिपकाया हुआ टाइप कंपाइल मैटर नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा कहीं से लेके दे दिया गया हो। तो इससे बेटर है कि आप एक ग्रामर बुक खरीद लीजिए। जाइए आपके नियरेस्ट जो भी बुक शॉप है, अगर आप दिल्ली में हो, रांची में हो, पटना में हो, जहां भी हो, इलाहाबाद में हो, कहीं भी हो, तो आप नियरेस्ट बुक शॉप जाके जो 10th या 9th लेवल का ग्रामर बुक है संस्कृत ग्रामर वो लीजिए और उसमें ये सारा चीज पढ़ लीजिए। आपका स्वर जो भी उच्चारण स्थान है वो पूरा कवर कीजिए, संधि कवर कीजिए, संधि के पांचों जो 3 भेद हैं, 3 भेद के जो स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वो सारा पूरा कवर कीजिए। वो आपको करना पड़ेगा। कारक समास जितना भी डिटेल है वो सारा कवर कीजिए। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो शिक्षा वेदांग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा वेदांग भी एक तरह का ग्रामर ही है जिसमें हम लोग ग्रामर बुक पढ़ने के बाद उसका ट्रांसलेशन कर पाते हैं। कोई भी चीज का ग्रामर जानेंगे तभी तो आगे उसको पढ़ेंगे ना। तो सेम जो आपका शिक्षा वेदांग क्या है, ऋग्वेद की भाष्य भूमिका में कहा गया है कि जिस वेदांग में स्वर और वर्ण आदि के उच्चारण की रीति का उपदेश दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आपको कैसे उच्चारण करना है, इस चीज को कैसे बोलना है या इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, वर्तनी क्या है, वो जिसमें बताया गया है वही क्या है, शिक्षा वेदांग है। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है, शिक्षा वेदांग कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा वेदांग में उच्चारण संबंधी इन 6 विषयों का विवेचन है। कौन से उपनिषद के अनुसार, तैत्तिरीय उपनिषद। ये आपने सारा उसमें पढ़ा होगा, ब्राह्मण ग्रंथ आपने पढ़ा, ब्राह्मण में पूरा आपको पढ़ना था, आरण्यक पढ़ा होगा आपने, तो उसी तरीके से उपनिषद पढ़े आपने, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, तो ये सारा जो आपने पढ़ा तो उसी के अंदर आपको वो इंटर रिलेट कर रहा है कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा वेदांग में उच्चारण संबंधी इन 6 विषयों का विवेचन होता है। किन किन का विवेचन होता है ये आपको याद रखना है, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ठीक है, तो क्या क्या है, कौन कौन का डिस्कशन किया गया है, वर्ण का, स्वर का, मात्रा, बल, शाम और संतान या संधि जो बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये किसमें कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में। और हाँ, आपको कितने ब्राह्मण ग्रंथ थे, कितने उपनिषद से और कितने आरण्यक आपने पढ़े वो आपको एक बार याद रखना पड़ेगा। नंबर क्या थे, कितने कांड थे, कितने कंडिकाएं थे, कितने पाठ थे, किसमें कौन सा मंत्र था, ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उसको बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है, तो वर्ण अर्थात अ, ई, उ, क, ख, ग आदि वर्णों का उच्चारण। वर्ण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं, स्वर्ण वर्ण उनको कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से आप करते हैं। जैसे कि आप अ बोलते हैं तो अ आप बोल रहे हैं तो कंठ से आपका अ निकल रहा है। ठीक है, उसको किसी और का हेल्प या कोऑपरेशन नहीं चाहिए। लेकिन यही आप ख, ग, च, प कुछ भी बोलते हैं तो आप उसका उच्चारण करेंगे, क बोलते हैं तो लास्ट में अ साउंड आता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये व्यंजन का हो गया। व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उसको क्या कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है।
तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा वेदांग के उच्चारण संबंधी इन 6 विषयों का विवेचन है। 6 विषय में सबसे पहला विषय कौन सा आता है? वर्ण। तो वर्ण में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अ, ई, उ, क, ख, ग आदि वर्णों का उच्चारण आपको पढ़ना होता है कि ये कहाँ से उच्चारित हुए हैं। उसी तरीके से स्वर आता है आपका, अर्थात वेद पाठ में प्रयुक्त उद्दात, अनुदात, अस्वरित का उच्चारण। जब हम लोग वेद पाठ करते हैं तो उसमें जो उद्दात, अनुदात जो आता है तो उसका उच्चारण जो होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, वर्ण के बारे में तो आप पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रामर में स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में आपको वो सब तो कराऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसी तरीके से स्वर में जो आपका उद्दात, अनुदात आता है वो किसको बोलते हैं ये आपको पढ़ना है। वैसे बहुत लोगों को पता ही होगा किसको कहा जाता है। उसके साथ ही आपको पूरा माहेश्वर सूत्र भी पढ़ना होगा। उसके बाद आपको पढ़ना है जैसे मात्रा। तो मात्रा कितने होते हैं आपने, जैसे कि आप बोलते हैं हरस्व दीर्घ, तो एक और होता है प्लुत। तो मात्रा में आपको हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस्वर सभी को पता होगा किसको बोलते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जो जल्दी उच्चारित होता है। वहीं दीर्घ क्या हो जाता है, जिसमें हर स्वर से डबल समय लगता है। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, विशाल। तो जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। उसी तरीके से आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है, जब दोनों का हर्ष दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगता है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे कि आप अगर उच्चारण ओम का करते हैं तो ओम नमः शिवाय अगर बोलते हैं या सिंपली ओम भी बोलते हैं तो कितना लंबा समय उसको आप ओम बोलेंगे, ऐसे खींच कर बुलाएंगे। या किसी को बुलाते वक्त, किसी को पुकारते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं उच्चारण, उसमें प्लुत स्वर का उच्चारण होता है। तो ये हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? मात्रा में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका बल। ये आपको याद रखना है कि आप ये किसमें, शिक्षा वेदांग में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है बल, अर्थात स्थान और प्रयत्न के अनुसार वर्णों का उच्चारण। मतलब किस स्थान से हो रहा है और कितना बल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। जैसे आप उच्चारण स्थान पढ़ेंगे ना, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, तो ये सब क्या है, कहां से उच्चारित हो रहे हैं। मतलब बल मतलब अर्थात स्थान और प्रयत्न के अनुसार वर्णों का उच्चारण। तो ये हम लोग आगे ग्रामर में ये सारा डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका साम, अर्थात दोष रहित और माधुर्य आदि गुण सहित उच्चारण। साम का मतलब क्या होगा, जो हम लोग उच्चारित करते हैं तो वो कितना शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, कितना दोष रहित है। मतलब बहुत, आप जैसे स्टेट वाइज ही देखिए, किसी किसी स्टेट में किसी वर्ड को क्या बोलते हैं, मतलब वो तो पर्यायवाची हो गया, लेकिन कहीं कहीं उच्चारण का भी बहुत ज्यादा अंतर आता है, डिफरेंस आता है। जैसे कि हम लोग जैसे झारखंड में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहीं पे आप अगर बंगाल साइड वाले लोग होंगे, स्पेशली इंग्लिश में ही देखिए, जैसे कि इंग्लिश जनरली हम लोग वी बोलते हैं, लेकिन जो बंगाली कम्युनिकेशन उनका जो एसेंट होगा वो क्या बोलते हैं, उई बोलते हैं। ये छोड़िए, आप ममता बनर्जी का स्पीच सुन लीजिए, आप सुनेंगे तो वो बंगाली जो एसेंट आ रहा है वो क्लियर आप पकड़ लेंगे। उसी तरीके से आप किसी मराठी का हिंदी सुनिए तो उसमें भी आप पकड़ लेंगे कि ये महाराष्ट्र से या साउथ इंडिया सुनिए। तो उसी तरीके से लैंग्वेज रीजन टू रीजन क्या होता है, उच्चारण स्थान तो वही है लेकिन वो अपने हिसाब से उसको उच्चारित करते हैं। यही आप गुजराती का हिंदी सुनिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो वो डजेंट मैटर, या ब्रिटिश या अमेरिकन एसेंट तो चलो वो टोटली डिफरेंट हो गया, लेकिन हिंदी को ही इतने तरीके से लोग बोल सकते हैं। मतलब तो आप समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मात्रा का भी मिस्टेक होता है, किसी को कुछ बोला जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है। अब समझने वाले समझ जाते हैं कि कहने का मतलब क्या है, लेकिन ये क्या है, वो शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत तो रीजनल तो आता ही है। जैसे छोटा सा ही एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे चीज का कुछ कहीं का कुछ और मतलब निकल जाएगा। हम अपने यहाँ हम लोग कुछ और बोलेंगे, जैसे झारखंड बिहार में किसी चीज का मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन कहीं और उस दूसरे स्टेट में अगर वही पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बगल में या साइड में, वही आप यूपी हरियाणा साइड जाइए तो वो लोग क्या बोलेंगे, पल्ले साइड। तो इस तरीके से क्या होता है, वर्ड का मतलब डिफरेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू रीजन। हम लोग के कहने का मतलब कुछ होता है, सामने वाले कुछ और समझते हैं। जैसे कि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं,
खाने का जो टेस्ट होता है, तो आप चाय के साथ क्या खाना चाहते हैं? नमकीन। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जो चाय के साथ लड्डू भी खा लेते हैं आराम से, बहुत आराम से, उनको कोई टेंशन नहीं होता, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लड्डू खा लेते हैं चाय के साथ। तो ये मैटर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपने हिसाब से जो जहाँ पे ग्रोन अप किए या जो जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो वहाँ का असर उन लोग में होता है, वही उनके भाषा में भी दिखता है और उनके उच्चारण में ही दिखता है कि उस चीज को वो कैसे उच्चारित कर रहे हैं। कहीं कहीं के लोग एकदम शुद्ध उच्चारण करेंगे और कहीं कहीं पे वो रीजनलिज्म जो होता है, अब छत्तीसगढ़ी हिंदी हुआ, एमपी का हिंदी हुआ, राजस्थानी हिंदी हुआ, सब में आप डिफरेंस देखेंगे। जिनका हिंदी है तो हिंदी में ये सब चीज भी पढ़ रहे होंगे, भाषा का उद्भव विकास, संस्कृत में भी आपने पढ़ा। तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ का टोन, वहाँ के अकॉर्डिंग उस चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें साम में क्या है? दोष रहित, मतलब किसी भी दोष, कोई भी विदाउट एनी मिस्टेक आपको उच्चारण करना, वही चीज आप साम में पढ़ेंगे। तो माधुर्य आदि गुण सहित उच्चारण, मतलब कौन सा इसमें गुण लग रहा है, किस तरीके से उच्चारित हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं? शिक्षा वेदांग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है संतान, अर्थात संहिता, मतलब जो संधि, संधि के नियमों के अनुसार उच्चारण करना। जो संधि हम लोग पढ़ते हैं, मतलब कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे कि सिंपल आप पढ़ रहे हैं कि पुस्तकालय या शिक्षा विद्यालय, हिमालय, ये सब जो पढ़ते हैं, या कोई भी एक वर्ड ले लिए, तो उस चीज को, किसी भी चीज को सही संधि करके पढ़ना। ये तो मैं बहुत इजी से एग्जांपल ली कि पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय। लेकिन जब हम लोग संस्कृत का साहित्य पढ़ते हैं तो किसी भी चीज को, संस्कृत में क्या होता है कि बहुत सारे लंबे सेंटेंस को कंपाइल कर दिया जाता है शॉर्ट में, जैसे हम लोग कारक ही पढ़ते हैं। तो हिंदी में अगर आप कारक पढ़िएगा तो उसका पूरा डेफिनेशन पढ़िएगा ना, कि क्रिया के साथ जिनका साधन ये वो, मतलब जिसका क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है। लेकिन वही चीज हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? क्रियावन्यवयी कारकम। तो कितने वर्ड लगे? क्रियावन्यवयी कार्यक्रम, एक सिंगल वर्ड में कारक खत्म हो गया। लेकिन इसी चीज को आप हिंदी में पढ़िएगा तो पूरा डेफिनेशन पढ़िएगा। तो बात यही है, जब हम लोग किसी चीज को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, उसके नियम को फॉलो करते हैं, तो वो चीज हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं? संधि में। अभी आगे आप संधि पढ़िएगा, जैसे संधि, संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। अब स्वर संधि में जितने भेद हैं, आपको 5 भेद है। पांचों भेद के सूत्र, कौन सा सूत्र कहाँ पे आया, देखो, इको यंची कहाँ पे आया, अक सवर्ण दीर्घ कहाँ पे आया, आदि गुण कहाँ पे आया, ये सारा डिटेल्स जो चीज हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग किस चीज में पढ़ेंगे? शिक्षा वेदांग में पढ़ेंगे। मतलब ये सारे जो इतना हम लोग अभी बात किए कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये सारा चीज हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? शिक्षा वेदांग में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसके 6 पार्ट हैं। ये किसमें दिया गया है? तैत्रीय उपनिषद के अनुसार शिक्षा वेदांग में उच्चारण संबंधी इन 6 विषयों का विवेचन होता है। आपको 6 विषय याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्याकरण में। व्याकरण तो सभी को पता है कि बिना व्याकरण के आप कोई भी लिटरेचर को नहीं पढ़ सकते, कोई भी लिटरेचर क्या, कोई भी सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ सकते। जब तक कि आपका ग्रामर आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आप चलो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, बांग्ला मीडियम, उर्दू मीडियम, कोई भी मीडियम हो, आपको उसका व्याकरण जानना बहुत जरूरी है। तो व्याकरण वह वेदांग है। ये जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेदांग के पाठ ही पढ़ रहे हैं, जो आपको शिक्षा, निरुक्त, जो शिक्षा पढ़ना है, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, ये सारे जो पढ़ना है हम लोग उसी का पार्ट अभी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो व्याकरण वह वेदांग है जिसके द्वारा वेद में प्रयुक्त शब्दों की मीमांसा की जाती है या शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है। यह व्युत्पत्ति शब्दों के अर्थों का भी निर्धारण करती है। सायणाचार्य के अनुसार व्याकरण प्रकृति और प्रत्यय को बतलाकर पद के स्वरूप और पद के अर्थ का निश्चय करता है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? व्याकरण वह वेदांग है जिसके द्वारा वेद में प्रयुक्त शब्दों की मीमांसा की जाती है। जो वेद में प्रयुक्त शब्द हुए हैं उसके बारे में समझाया जाता है, और शब्दों की व्युत्पत्ति, मतलब शब्दों की बनावट, वो कहाँ से बना है या उसका उत्पन्न कहाँ से हो, वो सारा कुछ समझाया जाता है। तो व्युत्पत्ति शब्दों के अर्थों का भी निर्धारण करती है, मतलब ये शब्द का अर्थ भी बताती है। तो ये सारा चीज हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? व्याकरण में पढ़ते हैं। अब ये है एक व्याकरणाचार्य है, मतलब जो व्याकरण के आचार्य हैं। कौन है ये? सायणाचार्य के अनुसार व्याकरण
प्रकृति और प्रत्यय को बतलाकर पद के स्वरूप और पद के अर्थ का निश्चय करती है। व्याकरण क्या बताता है? जब हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक एक शब्द का अर्थ, वो कैसे टूटा, वो कैसे बना, इसका अर्थ कैसे आया, वो सब। प्रकृति प्रत्यय बतलाना मतलब कि उस शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ, आगे चल के उसमें और क्या क्या बन सकते हैं, वो सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं? व्याकरण में ही पढ़ते हैं। अब व्याकरण का आपको क्या दिया है? यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। तो व्याकरण का डेफिनेशन तो वही है, सबको पता है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण या किसी भी जो साहित्य को पढ़ने के लिए हम लोग शुद्ध उच्चारित या उसके जो नियम या रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं, वही क्या है? व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण शास्त्र का सर्वप्रथम संकेत हमें कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर 25 सेट देखे होंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ये सब चैप्टर से डिस्कस किया जा चुका है। और हाँ, आपका जो वो सारा चैप्टर है, जैसे कि वो साहित्य वाला पोर्शन है कि कालिदास के कितने सारे बुक्स हैं, कौन सा खंड काव्य, महाकाव्य, वो सब आप एक जगह लिख कर रख लीजिए कि कालिदास द्वारा रचित क्या क्या है, या भवभूति ने कितने ग्रंथ की रचना की है, भारवी ने क्या क्या लिखा है, दांडी ने क्या क्या लिखा है, ये सारा चीज भी आप एक जगह नोट डाउन करके रखिए। किसकी रचना शैली कैसी है, वो क्या, कौन सा रस उपयोग करते हैं, रस, छंद, अलंकार, किस लेखक ने कहाँ कहाँ पे कौन सा यूज किया, वो सारा आपको याद रखना पड़ेगा। मैं जब पढ़ाऊंगी तो वो डिटेल में तो मैं पढ़ा दूंगी, साथ में उसका जो एमसीक्यू है वो भी करवा दूंगी कि अकॉर्डिंग, जैसे कालिदास से रिलेटेड जितना वो करवा दूंगी, और जितने भी आपको पढ़ने, जैसे शिवराज उदय है, शिशुपाल वध है, आपका सुखनासोपदेश है, ये सारा का जितना भी क्वेश्चंस होगा जो एमसीक्यू है वो सारा मैं इसमें करवा दूंगी। तो आप उसको भी पढ़ते रहिएगा। ये नहीं कि आप ग्रामर पढ़ लिए और ऊपर के 4 चैप्टर पढ़ लिए और वो छोड़ दिए, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको कौन सा श्लोक कहाँ से लिया गया है, किसका श्लोक है, वो सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। कि ये आपका जो वो चैप्टर है कि शकुंतला वाला, अभिज्ञान शकुंतलम से है या मेघदूत से, इस ये सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों कालिदास द्वारा रचित है। तो दोनों इसमें कितने श्लोक हैं, कहाँ से लिए गए हैं, किसने किन दो के बीच वार्ता हो रही है, या किराता अर्जुनियम या कुछ भी है, तो वो आपको कौन उसके लेखक हैं, कौन राइटर है वो, और कौन सा रचना की है, उनका जीवन शैली क्या है, उनका लाइफ हिस्ट्री जो बोल सकते हैं हम लोग एज अ बायोग्राफी, वो सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो व्याकरण शास्त्र का सर्वप्रथम संकेत हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके उपरांत वैदिक व्याकरण का सर्वप्रथम विवेचन हमें प्रतिसाख्य ग्रंथों में मिलता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा है प्रतिसाख्य ग्रंथ। तो वैदिक व्याकरण आप स्टार्टिंग में जब आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर भाषा का विज्ञान संस्कृत, तो उसमें आपने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पढ़ा होगा। मैंने दोनों का डिफरेंशिएट आपको बढ़ाया है कि कब से वैदिक स्टार्ट हुआ या कब से लौकिक स्टार्ट हुआ। तो वैदिक, ये जो हम लोग वेद जो पढ़ते हैं, वेद हुआ, वेद संहिता, जो वेदांग हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारा किस में आता है? वैदिक साहित्य में आता है। तो वैदिक व्याकरण का सर्वप्रथम विवेचन हमें कहाँ पे मिलता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक व्याकरण का सर्वप्रथम विवेचन कहाँ पे मिलता है? प्रतिसांख्य ग्रंथों में मिलता है। ठीक है। वैदिक व्याकरण के पश्चात लौकिक व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ। जब वैदिक साहित्य था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये विचार वेद थे। वेद के बाद आपने वेदांग पढ़ा, मतलब ब्राह्मण पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, ये सारा पढ़ा। तो ये सब जो था वो क्या था? वैदिक साहित्य था। तो वैदिक साहित्य में व्याकरण कौन सा यूज हुआ? वैदिक व्याकरण हुआ। ठीक है। वैदिक व्याकरण के बाद क्या आया? लौकिक व्याकरण। लौकिक व्याकरण का प्रादुर्भाव हुआ। संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रमुख व्याकरणकार, जो व्याकरणकार हैं वो कौन है? पाणिनि है। आपने अष्टाध्यायी पढ़ा होगा। अष्टाध्यायी से रिलेटेड मतलब वो पूरा क्या है? वो पूरा ग्रामर का बुक है। तो इसके रचयिता कौन है? पाणिनि है। इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में क्या है? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पद हैं? 4 पद हैं। और कुल सूत्रों की संख्या लगभग कितनी है? 4000 है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका नाम अष्टाध्यायी क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं और कुल सूत्रों की संख्या लगभग कितनी है? 4000 है।
तो सूत्र कितने हैं? 4000 हैं। अष्टाध्यायी का रचना काल मतलब किस पीरियड में इसकी रचना हुई है? तो इसकी रचना काल 600 वर्ष ईसा पूर्व को माना जाता है। कितने वर्ष पूर्व? 600 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कितने वर्ष हैं? 600 वर्ष ईसा पूर्व। अष्टाध्यायी रचना काल क्या है? 600 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। और ये जो ऊपर का जो मैं बोली है आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं और कुल जो है उसमें सूत्रों की संख्या लगभग कितनी है? 4000 है। अष्टाध्यायी रचना काल कब माना गया? 600 वर्ष ईसा पूर्व माना गया है। ईसा पूर्व 400 वर्ष में कात्यायन मतलब जो कात्यायन थे ने अपने वार्तिक रचे हैं। तो अष्टाध्यायी कब हुआ? 600 वर्ष ईसा पूर्व पहले हुआ है। उसी तरीके से वार्तिक कब रचे गए हैं? 400 वर्ष ईसा पूर्व, और इनकी रचनाकार कौन है? कात्यायन है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना कब की है? तो सबका टाइम अलग अलग है। अष्टाध्यायी का कब हुआ? 600 वर्ष ईसा पूर्व। वार्तिक का हुआ है 400 वर्ष ईसा पूर्व। और जो महाभाष्य जो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है वो कब हुआ? 200 वर्ष ईसा पूर्व। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को ही व्याकरण शास्त्र का मुनित्रय कहा जाता है। इन लोगों को क्या बोला जाता है? जैसे मुनित्रय मतलब 3 मुनि जो हैं, 3 जो मुनि है वो क्या है? सबसे बेस्ट व्याकरणाचार्य। इनके द्वारा जो व्याकरण रचित किया गया वही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है? मुनित्रय है। ठीक है, क्या क्या नाम है इनके? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनको क्या कहा गया? व्याकरण शास्त्र का मुनित्रय कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। और इन तीनों की रचनाएं ही व्याकरण का वेदांग का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी जो भी रचनाएं हैं वो व्याकरण वेदांग जो है उसका प्रतिनिधित्व यही करती है। मतलब अगर हम लोग व्याकरण वेदांग बोल रहे हैं तो इन्हीं तीनों का इमेज आपके माइंड में आएगा। आप इन्हीं तीनों को इमेजिन करेंगे। आप पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को ही इमेजिन करेंगे एज अ मुनित्रय। ठीक है, मुनित्रय यही है। और उस समय उस टाइम का जो भी रचनाएं, जो भी व्याकरण से रिलेटेड जो भी सूत्र बना, जो भी चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो इन्हीं तीनों का दिया हुआ है। तो इतना आपको शिक्षा वेदांग व्याकरण जो है उसमें पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं निरुक्त में। निरुक्त 6 वेदांगों में अन्यतम है। जो 6 वेदांग है, 6 वेदांग आप शुरू से पढ़ रहे हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, कल्प, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं। तो निरुक्त क्या है? 6 वेदांगों में अन्यतम है। पाणिनीय शिक्षा में निरुक्त को वेद पुरुष की श्रोतेंद्रिय कहा गया है। श्रोतेंद्रिय मतलब सुनना जो होता है, श्रोतेंद्रिय कहा गया। आजकल जो निरुक्त उपलब्ध होता है वह यास्क द्वारा रचित है। जो भी निरुक्त हम लोग पढ़ रहे हैं वो किनके द्वारा रचित है? जो एक आचार्य थे यास्क। और वैसे भी जिसका ग्रेजुएशन में संस्कृत होगा वो लोग निरुक्त वाला पूरा एक चैप्टर पढ़े होंगे। आप सेमेस्टर वाइज पढ़े होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में ये सारा चीज आप पढ़ चुके हैं। जो भी आपका जो वैदिक साहित्य जो मैं बोल रही हूँ इतने दिन से, वो सारा चीज आप झारखंड इसका संस्कृत ऑनर्स का आप सिलेबस देखिएगा ग्रेजुएशन वाले पार्ट में, तो आप देखेंगे ये जो आप ऊपर का जो 5 चैप्टर है आपके सिलेबस में वो सारा चीज उसमें कवर किया गया। अगर आपको नहीं मिल रहा तो वो जो आप एग्जामिनेशन गाइड होता है ना, टीच योरसेल्फ या कुछ, वो भी लेके अगर आप कवर करेंगे ना तो आपका हो जाएगा। आप मार्केट में जाके ऑनर्स वाला वो ले लीजिए जो एग्जाम के टाइम में इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आता है, वो लेके भी आप सिंपली एक बार पढ़ लीजिए तो आपका कवर हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो पूरा सिलेबस कवर कर रहा है। जो स्टार्टिंग का जो 5 चैप्टर है ही, और साथ साथ जो साहित्य वाला चैप्टर है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप सीधे जाके बुक मार्केट से वो गाइड खरीद लीजिए ग्रेजुएशन वाला, पार्ट 1 पार्ट 2 या सेमेस्टर वाइज जो है आपका। तो सारे सेमेस्टर जो है इस सिलेबस जो बनाया गया है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वाला जो सिलेबस है या फिर हजारीबाग वही है, सेम ही है। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वाला आप सिलेबस देखिए, संस्कृत साहित्य का क्या है ऑनर्स वाला, वो सारा चीज आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप वो भी लेके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो आप वो ले लीजिए, जो गाइड आता है एग्जामिनेशन गाइड, जो एग्जाम से पहले आप लोग खरीदते हैं, तो आप वो जाकर ले लीजिए। या कहीं आप बुक बैंक में भी जाइएगा तो आपको ओल्ड बुक में भी वो सब मिल जाएगा, तो आप लेकर ये सारा चीज पढ़ सकते हैं।
आजकल जो निरुक्त उपलब्ध है वो यास्क द्वारा रचित है। निरुक्त का आधार निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश है। आधार क्या है इसका? निघंटु, एक वैदिक शब्दकोश है। शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी। वेद मंत्रों का अर्थ जानने के लिए निरुक्त बहुत ही उपयोगी है। जब हम लोग वेद मंत्र पढ़ते हैं तो उसको जानने के लिए निरुक्त क्या है? बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं छंद में। छंद में क्या पढ़ना है? यह वेदांग वेद को गति प्रदान करता है। जो हम लोग वेदांग पढ़ते हैं उसको क्या देता है? एक मोशन देता है, एक स्पीड देता है। सामान्यतः भी यह माना जाता है कि वेद के मंत्रों का अर्थ का ज्ञान तभी होता है जब पहले मंत्र के ऋषि का हो। मतलब कि आप वेद के मंत्र तभी समझेंगे जब पहले मंत्र के ऋषि का, मंत्र के देवता का और मंत्र के छंद का ज्ञान हो गया हो। आप किसी भी चीज को तभी समझेंगे। यहाँ क्या माना गया है कि वेद के मंत्रों का अर्थ का ज्ञान, जो भी वेद का मंत्र, ऐसा नहीं कि आप जैसे कि कोई भी पढ़ लिया तो समझ लिया, एज ए रीडिंग, जैसे कि आप पढ़े जा रहे और समझ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लेंगे लेकिन आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, निरुक्त का नॉलेज नहीं होगा, छंद ये सब का नॉलेज नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ कुछ मंत्र हैं जो थैंक्स टू एकता कपूर वो सब देख देख के आप सीख चुके होंगे। जैसे कि जितने भी मंत्र है, गायत्री मंत्र तो एकता कपूर की वजह से ही फेमस हुआ है। अगर क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल नहीं आता है तो बहुत लोग को पता भी नहीं होता है कि वो मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं गायत्री मंत्र। तो बहुत सारी चीज हम लोग टीवी, मूवी, सीरियल ये सब से भी सीखते हैं। कुछ कुछ चीजें तो हम लोग जैसे मैथोलॉजिकल सीरियल देखते हैं तो उसमें बहुत चीज, अगर आप सीरियसली देख रहे हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि उसमें पुराण आप देखिएगा, पुराण के बारे में बहुत सारा, या फिर आप जैसे बाल गणेश आता है, बाल हनुमान आता है, या शिव जी के से रिलेटेड जो भी आता है, आप वो सब देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो चीज हम लोग को नहीं पता है या बुक में नहीं देखे या कभी कहानी नहीं सुने तो वो सब चीज हम लोग वो सब कहीं कहीं पे होता है कि उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो तो नहीं किया जा सकता, उसको तो मॉडिफाई नहीं करेगी क्योंकि नहीं तो केस हो जाएगा जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है। तो वो सब चीज आप देखेंगे तो बहुत आपको नॉलेज मिलेगा। या अगर आप अभी का नहीं देखना चाहते तो थोड़ा पुराना देख लीजिए, जैसे कि रामानंद सागर या बी.आर. चोपड़ा जो बनाए हैं उन लोग का देख सकते हैं, या उससे पहले की मूवीज देख सकते हैं। जितने भी माइथोलॉजिकल मतलब जो भगवान रिलेटेड वाले मूवीज सब है वो सब आप देखिएगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। सामान्यतः यह भी माना जाता है कि वेद के मंत्रों का अर्थ का ज्ञान तभी होता है जब पहले मंत्र के ऋषि का, मंत्र के देवता का और मंत्र के छंद का ज्ञान हो गया हो, ऐसा माना गया है। अगर आपको मंत्र के ऋषि का नाम पता है, उनके देवता का नाम पता हो और छंद का ज्ञान है, तभी आप सारे मंत्र को समझ सकते हैं। छंद को जाने बिना मंत्र का शुद्ध पाठ नहीं हो सकता। अगर आपको छंद नहीं पता है तो आप मंत्र का शुद्ध पाठ नहीं कर सकते। पढ़ने को पढ़ लेंगे लेकिन उसको किस लय में पढ़ना है, उसका मतलब क्या निकलेगा, वो आप नहीं समझ सकते हैं। तो किसी भी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए छंद को जाने बिना मंत्र का शुद्ध पाठ नहीं हो सकता। आपको मंत्रों को समझना, उसके उच्चारण को समझना, उसको कब, क्यों, किस मुहूर्त में बोला गया। आप आगे पढ़े होंगे कि किसी ज्योतिष में आप पढ़ रहे होंगे कि इसमें भी जो है छंद ज्योतिष निरुक्त है, तो किस चीज, किस मंत्र को कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उसका क्या विशेषता, ये सब बात आप तभी समझेंगे जब आपको एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हो। तो छंद के जाने बिना मंत्र का शुद्ध उच्चारण पाठ नहीं किया हो सकता है। ठीक है। कात्यायन जो है, महर्षि कात्यायन ने अक्षरों के परिमाण को क्या कहा है? छंद कहा है। इससे यह स्पष्ट है कि वैदिक छंदों में अक्षरों की गणना होती है और मात्राओं की नहीं। जो वैदिक छंद है उसमें अक्षर जो है उसकी गणना होती है और मात्राओं की गणना नहीं होती है। अक्षर गणना के साथ ही वैदिक छंदों की एक अन्य विशेषता है। क्या विशेषता है? उनमें चरणों की संख्या कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5 होती है। यह आपको याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? वैदिक छंदों की अन्य विशेषता क्या है? उनमें चरणों की संख्या कम से कम 1 होती है। कितने चरण हम लोग मानते हैं? अब आगे छंद अगर पढ़ेंगे, तगन, मगन, यगन, ये सारे आपको पढ़ने हैं ग्रामर में। तो इसमें चरणों की संख्या कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5 होती है। तो कितनी होती है? कम से कम एटलीस्ट 1 होगा और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 5 होगा। जबकि लौकिक छंदों में, वो वैदिक था लेकिन लौकिक छंद में क्या होगा? सदैव 4 चरण ही होते हैं।
तो जितने भी लौकिक साहित्य के छंद होंगे उसमें 4 चरण होंगे, और वैदिक साहित्य में क्या होगा, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5। ठीक है, लौकिक छंदों में सदैव 4 चरण ही होते हैं। प्रमुख वैदिक छंद 7 हैं। तो लौकिक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कितने होंगे, 4 होंगे। और वैदिक छंद कितने हैं, प्रमुख वैदिक छंद कितने हैं, 7 हैं। तो ये आप याद रख लीजिए कि वैदिक छंद कितने, 7 हैं। और 7 के नाम क्या हैं। पहला है गायत्री, इसमें कुल अक्षर जो टोटल वर्ण है कितने हैं, 24। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वैदिक छंद कितने हैं, तो कितने हैं, 7 हैं। पहला है गायत्री, कुल अक्षर कितने हैं इसमें, 24। दूसरा है उष्णिक, कुल अक्षर कितना है, 28। थर्ड है अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद कितने हैं इसमें वर्ण, 32। फिर है वृहति, कितने वर्ण है इसमें, 36। नेक्स्ट है पंक्ति, कितने वर्ण है, 40। पंक्ति के बाद है त्रिष्टुप, कितने वर्ण है इसमें, 44। लास्ट है जगती, जगती में कितने हैं, 48। तो आपको याद रखना है कि प्रमुख वैदिक छंद कितने, 7 हैं। क्या क्या है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। अब इसमें आपको टोटल अक्षर याद रखने की कितने हैं। गायत्री में कितने हैं, 24। उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, वृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगती में 48। ठीक है, इन्हीं 7 छंदों में अक्षरों की संख्या कम और अधिक कर लेने से इनके अनेक भेद हो जाते हैं। अब ये जो मेन आपको दे दिया गया 7 है, इसमें आप कुछ कम कर लीजिए या अधिक कर लीजिए तो इनके अन्य भेद, मतलब इसका और वैरायटी बनाया जा सकता है, लेकिन मेन यही है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद का क्रम, ये इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद उसको किस क्रम में यूज किया गया है। तो पहला क्या है, त्रिष्टुप, फिर आया है गायत्री, जगती, अनुष्टुप, उष्णिक, पंक्ति और वृहति। ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद का क्रम क्या है, मतलब किस क्रोनोलॉजी में ऋग्वेद में छंद आया है। तो पहला क्या है, त्रिष्टुप है, गायत्री, जगती, अनुष्टुप, उष्णिक, पंक्ति और वृहति। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं, टी से स्टार्ट है और बी में आया, टीबी फॉर्म में याद कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। त्रिष्टुप से स्टार्ट हुआ है और वृहति पे खत्म हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वेदांग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वेदांग क्या है, ज्योतिष। तो बाकी का आप ऊपर जितने भी 5 वेदांग थे समझ गए, आप उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल फ्रॉम द रिसोर्सेस। आपको वो बेस्ट मिल रहा है। आप जहां से भी परेशान हो रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको एटलीस्ट आप 80% स्कोर कर सकते हैं इसको देखकर, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर देख रहे हो और एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योतिष। वेद की उपयोगिता यज्ञ संपादन में है। वेद जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसका उपयोग क्या है, जब हम लोग यज्ञ का संपादन करते हैं। यज्ञ करने के लिए उपयुक्त समय का ज्ञान होना आवश्यक है। कोई भी हम लोग अच्छा काम करते हैं या बुरा भी करें, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपको उसका रिजल्ट जानना हो कि रिजल्ट आपको अच्छा मिले, तो उसके लिए आपको समय का उपयुक्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि अगर आपको दोपहर में खाना है तो आप उसके एक रात पहले ही खाना बना के रख लें कि हमको कल दोपहर में खाना, ऐसा तो नहीं करते हैं। आपको जैसे कि आपको दोपहर लंच करना है तो आप क्या करेंगे, 12 बजे बनाएंगे, 11 बजे बनाएंगे, उसके 2 दिन पहले तो नहीं बनाएंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए उसका समय का सही होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञ करने के लिए उपयुक्त समय का ज्ञान होना आवश्यक है। विशिष्ट यज्ञ विशिष्ट काल की अपेक्षा रखता है। जब भी काम आप कोई स्पेशल काम करते हैं तो उसके लिए सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। कोई भी स्पेसिफिक चीज जब आप करते हैं, कोई भी आप अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों के लिए, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो सब कुछ वैसा चुनते हैं। मान लीजिए जब दिवाली है, छठ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे ना कि हाँ कि छठ में ऐसा ऐसा करते हैं, या दिवाली में हम लोग को ये लेना है, वो लेना है, ऐसा ज्वेलरी, ऐसा कपड़ा सब। या फिर जो बॉयज होंगे वो डेकोरेशन का सोचते हैं कि किस लाइट से क्या डेकोरेशन करना है, कौन सा पटाखा लेना है, क्या करना है। बट
पटाखा वैसे अब बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। तो कोई भी जब हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए एक प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, या आप एग्जाम ही दे रहे हैं तो आपको सिलेबस दिया गया, आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो आपके मन में एक स्ट्रैटेजी बना होगा ना। अगर यही एग्जाम आपका सितंबर या अक्टूबर में हो गया होता तो अभी आप फ्री अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते, लेकिन आपको टाइम दिया गया कि आप उसको स्ट्रैटेजी बनाइए, अच्छे से फॉलो कीजिए, पढ़िए। नहीं मिल रहा मटेरियल तो गूगल सर्च कीजिए, विकिपीडिया देखिए, सब सर्च करके पढ़िए। तो हम लोग जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक प्रिपरेशन करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। तो जब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के लिए तो स्पेशल प्लानिंग करेंगे ही करेंगे। तो कुछ यज्ञों का विधान जो विशिष्ट विशिष्ट यज्ञ विशिष्ट काल की अपेक्षा रहता है। जब आप कोई यज्ञ कर रहे हैं तो विशिष्ट यज्ञ कर रहे हैं तो उसके लिए विशिष्ट काल की अपेक्षा, मतलब वैसा वो रिक्वायरमेंट होता है कि आपको वो सारा पूरा करना है। कुछ यज्ञों का विधान संवत्सर की दृष्टि से होता है और कुछ यज्ञ ऋतु की दृष्टि से किए जाते हैं। कुछ यज्ञ जो होता है ऋतु मीन्स मंथ के हिसाब से कि आपको वो गर्मी में करना है, ठंड में करना है, या फिर इसमें करना। अब जैसे कि आपका संक्रांति है तो संक्रांति में आप जो स्नान करते हैं वो जाके जून जुलाई में तो नहीं कर लेते हैं, 14 जनवरी को ही करेंगे ना। वो फिक्स है कि 14 या 15, अभी आजकल कुछ 15 का भी होने लगा जब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। तो जो चीज जिस टाइम में फिक्स है हम लोग उसी टाइम में करेंगे, ठीक है। तो कुछ यज्ञ जो वो ऋतु कुछ पर्टिकुलर ऋतु में किए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर संवत्सर में किए जाते हैं कि किस साल करना है, किस सती में करना है, वो फिक्स होता है। उदाहरण के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि बसंत तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि बसंत ऋतु में अग्नि का आधान यज्ञ के लिए अग्नि की स्थापना करें। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। किसमें कहा गया है? ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया। आपको मैं ब्राह्मण पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारा आप रिवीजन करते रहिए, नहीं तो फिर माइंड से निकल जाएगा। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि वसंत ऋतु में अग्नि का आधान यज्ञ के लिए अग्नि की स्थापना करें। क्षत्रिय क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि का आधान करें और वैसे शरद ऋतु में अग्नि का आधान करें। तो इसमें क्या दिया कास्ट वाइज कि जो ब्राह्मण है उसको कब कहा गया? वसंत ऋतु में अग्नि का आधान करें, मतलब अग्नि की यज्ञ की स्थापना करें, अग्नि करके मतलब अग्नि हवन कुंड लेके यज्ञ करें। वहीं जो क्षत्रिय हैं वो कब करें? समर सीजन में करें, ग्रीष्म ऋतु में करें। और जो ऐसा किस में दिया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिया है। और जो वैश्य है वो कब करे? शरद ऋतु में अग्नि का आधान करें। आह्वान होगा, आधान तो नहीं होगा। मतलब जब भी आप यज्ञ कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड दे दिया गया है कि ब्राह्मण कब करे? बस वसंत में करे, जो क्षत्रिय है वो ग्रीष्म में करे, और जो वैश्य है वो कब करे? शरद ऋतु में करे। ज्योतिष वेदांग गणना पर आधारित है। ज्योतिष किस पे आधारित है? गणना पे आधारित है, मतलब जो कैलकुलेशन होता है उस पे आधारित है। उचित काल ज्ञान के लिए ग्रह नक्षत्र आदि की भौतिक दशा का ध्यान में रखा जाता है। मतलब कोई भी काल ज्ञान मतलब टाइम पीरियड जानने के लिए कि किस टाइम में क्या करना चाहिए। जो जैसे कि कुंडली बनता है कि कोई बच्चा कब हुआ, उस समय ग्रह क्या था, नक्षत्र क्या था, कौन सा दिन था, कौन सा उस समय कौन से नक्षत्र किधर आ रहे थे, जा रहे थे, किसका क्या मोमेंट था, वो सारा गणना करके उसका जो भी कुंडली बनाते हैं तो वो तब ज्ञात किया जाता है कि किस साल हुआ, किस दिन हुआ, उस समय कौन सा मुहूर्त था, राहु काल था या क्या था। तो ये सब किस में पढ़ा जाता है? ज्योतिष वेदांग के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो उचित काल ज्ञान के लिए ग्रह नक्षत्र आदि की भौतिक दशा का ध्यान में रखा जाता है। भौतिक दशा उस समय क्या थी वो ध्यान में हमेशा रखना जरूरी है। यह सब गणित पर ही निर्भर करता है। तो ये क्या होता है? मैथमेटिक्स पे ही डिपेंड है। कैलकुलेशन तभी होगा ना। जो ज्योतिषाचार्य जो पहले होते थे वो जैसे कोई भी बच्चा होता था तो उसका कुंडली बनाते थे, तो वो सब क्या करते थे? कैलकुलेशन बेस्ड, एक थ्योरी फॉर्मूले बेस्ड होता था। वो सब अपने आप कोई नहीं कर देता था कि अपने आप कुछ भी बक दिया और वो सही हो गया। वो सारा बेस्ड ऑन थ्योरी था, ठीक है। ये सब गणित पर ही निर्भर करता है। इसलिए ज्योतिष और गणित दोनों पर्यायवाची शब्द है। दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। जितना मैथमेटिक्स में हम लोग फॉर्मूला या आप अलजेब्रा पढ़ रहे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे, ज्योमेट्री पढ़ रहे, जो थ्योरम्स पे बेस्ड है, सेम ज्योतिष भी उसी चीज पे बेस्ड है कि ये ऐसा होगा तभी आगे का कैलकुलेशन हो सकेगा, ठीक है। ज्योतिष वेदांग का प्रादुर्भाव वैदिक काल में ही हो गया था। इसका प्रादुर्भाव कब हो गया था? जो वैदिक काल है तभी हो गया था।
ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से यह आभास मिलता है कि वैदिक आर्यों का ज्योतिष का ज्ञान था। ये क्या था, जो वैदिक पीरियड में जो आर्य थे उनको ज्योतिष का ज्ञान हो चुका था। ये किसमें मिलता है, जब आप ऋग्वेद के कुछ ऋचा पढ़ेंगे, कुछ मंत्र पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष वेदांग का प्रादुर्भाव कब हो चुका था, वैदिक काल से ही स्टार्ट हो चुका था। ऋग्वेद में वरुण सूक्त में कहा गया है कि, किस सूक्त में, वरुण सूक्त। आपको सूक्त में सारा बता चुकी हूँ। अगर आप पहला ऋग्वेद देखे नहीं होंगे मतलब वीडियो को पढ़े होंगे, तो उसमें मैं सारा ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद ये सारा बता चुकी हूँ। तो वैदिक आर्यों का ज्योतिष का ज्ञान था। ऋग्वेद में वरुण सूक्त में कहा गया है कि वरुण को 12 मासों का ज्ञान था। जो वरुण थे उनको क्या, 12 मास, जो 12 महीने होते हैं उसका पूरा ज्ञान था। इसी प्रकार कुछ अन्य स्थलों से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य सूर्य की गति और सूर्य के ग्रहण आदि से परिचित थे। तो जैसे इसका ज्ञान था, 12 महीने का ज्ञान था, उसी प्रकार पता चलता है कि उस समय जो सूर्य की गति मतलब जो सन का जो मूवमेंट है और सूर्य का जो ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है, वो सब का ज्ञान वैदिक टाइम से ही था लोगों को। ठीक है, तो ये सारा चीज आप जो वैदिक पढ़े हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तो उस समय का जो वैदिक टाइम था तब के लोगों को ही ये सब का ज्ञान हो चुका था। 12 मास का भी ज्ञान था, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब से भी वो लोग परिचित थे। आजकल ज्योतिष वेदांग उपलब्ध और प्रतिनिधि ग्रंथ क्या है, आजकल जो अवेलेबल है वो क्या है, वेदांग ज्योतिष है। इसके 2 पाठ हैं। कितने पाठ है इसके, 2 पाठ हैं। एक पाठ का संबंध ऋग्वेद से है, दो पार्ट जो अवेलेबल है आप पढ़ सकते हैं, उसका संबंध किससे, ऋग्वेद से है। और इसमें कितने नंबर ऑफ श्लोक, कितने, 36 हैं। और दूसरे पार्ट का संबंध है यजुर्वेद से, जिसमें नंबर ऑफ श्लोक कितने, 43 है। और इसके रचयिता का नाम क्या है, लगध। तो ये आपको याद रखना है कि ज्योतिष वेदांग उपलब्ध जो है 2 संस्करण, 2 एडिशन में उपलब्ध हैं, 2 पार्ट में उपलब्ध हैं। पहला का संबंध किससे, ऋग्वेद से है, और दूसरे का संबंध यजुर्वेद से। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योतिष वेदांग जो उपलब्ध है वो किससे रिलेटेड है। तो पहला ऋग्वेद से रिलेटेड है जिसमें कि 36 श्लोक है, और दूसरा यजुर्वेद से रिलेटेड है जिसमें कि 43 श्लोक है। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है लगध। तो यहाँ पे आपका वेदांग का ज्योतिष वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। और जो आपका चैप्टर था वेदांग चैप्टर, जिसमें आपको वेद संहिता जो आप पढ़ रहे थे, जो आप ये निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये सब जो आप पढ़े, ये सारा इसमें यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे व्याकरण वाला पार्ट, स्टार्ट करेंगे माहेश्वर सूत्र से। तो ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या इधर उधर घूम रहे हैं सब्जेक्ट मैटर के लिए, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना संस्कृत का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूरा डिटेल डिस्कशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।